गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक इट इज़ टू द पॉइंट स्टडी चैनल। और जैसा कि हमारी रिवीजन क्लास चल रही थी ज्योग्राफी की, आज चैप्टर नंबर 4 को हम डिस्कस करेंगे। एग्रीकल्चर चैप्टर नंबर 2 और 3 हमारा डिस्कस हमने कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया है, टू द पॉइंट उसमें बात कही गई है। तो एग्ज़ाम से पहले ज़रूर उन वीडियोस को आप गो थ्रू हो जाए। तो आज हम चैप्टर 4 एग्रीकल्चर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें से किस टाइप के क्वेश्चंस आपके अराइज होंगे। तो सेम 4 मार्क्स का ये चैप्टर है आपका। ओके, एक आपका 1 वर्ड या 1 लाइनर क्वेश्चन होगा, एक आपका एमसीक्यू होगा और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ठीक है, 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें आपको 50 वर्ड्स में आंसर देना है। 50 वर्ड्स का मतलब हो गया आपको हाफ पेज या फिर 5 to 6, 7, 8 लाइन्स में आपको आंसर इसका देना है। ओके, तो इस हिसाब से मैंने इस नोट्स को डिज़ाइन किया है। 1 लाइनर टाइप में हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए चलेंगे। थोड़ा लेंथी चैप्टर है क्योंकि इसमें स्मॉल पॉइंट्स बहुत सारे हैं जिनसे क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट, प्राइमेटिव सब्सिस्टेंट फार्मिंग। देखिए, इसमें से क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का ऐसे आ सकता है कि प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बीच में क्या बताए ना, डिफरेंस बताइए। ठीक है, तो प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? ये आपकी स्मॉल पेचेस ऑफ लैंड पे की जाती है, यानी कि एक छोटे लैंड एरिया पे इस फार्मिंग को किया जाता है। इसमें यूज़ किया जाता है आपके प्राइमेटिव टूल्स का, यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया जाता है। इसमें पुराने टूल्स का यूज़ किया जाता है और लेबर का यूज़ किया जाता है। ये आपके मॉनसून पे डिपेंड होती है और सॉइल फर्टिलिटी पे डिपेंड होती है, जो कि हर फार्मिंग होती है। ठीक है, तो इसमें स्मॉल पेचेस पे आपका की जाती है। और सेकंड, प्राइमेटिव टूल्स यानी पुराने टूल्स और लेबर का इसमें ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब इसका एक एग्जाम्पल है, वो है आपका स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। क्या है एग्जाम्पल इसका? याद रखना, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग किस फार्मिंग का एग्जाम्पल है? प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का। सो स्लैश एंड बर्न फार्मिंग, देखो स्लैश का मतलब होता है काटना और बर्न का मतलब होता है जलाना। ये फार्मिंग में क्या किया जाता है, एक स्मॉल पेच ऑफ लैंड लेते हैं, उसके ऊपर क्या किया जाता है, वहाँ से ट्रीज़ को काटा या जला दिया जाता है, यानी कि उसको साफ़ कर दिया जाता है उस लैंड को, और उसके बाद उस पर फार्मिंग की जाती है। कब तक फार्मिंग की जाती है? जब तक कि वो सोइल इनफर्टाइल नहीं हो जाए। जैसे वो सोइल इनफर्टाइल हो गई, उसके बाद दूसरी ऐसे ही दूसरा छोटा सा एक लैंड लिया जाता है, उस पर सेम थिंग की जाती है। इसलिए इसको स्लैश एंड बर्न फार्मिंग कहते हैं। और साथ के साथ शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्यों कहते हैं? क्योंकि शिफ्ट होते जाते हैं, जैसे जैसे सोइल इनफर्टाइल होती जाएंगी आप दूसरे पेचेस ऑफ लैंड पे शिफ्ट होते जाएंगे, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है। फार्मर क्लियर अ पेच ऑफ लैंड बाय कटिंग डाउन ट्रीज, बर्निंग ट्रीज। मैंने बता ही दिया। ग्रो क्रॉप्स टिल द सोइल इज फर्टाइल, जब तक सोइल फर्टाइल है तब तक उस पर क्रॉप्स ग्रो करेंगे। जब सोइल इनफर्टाइल हो जाएगी तो ये दूसरी लैंड पे शिफ्ट हो जाएंगे। अब इस टेबल को ध्यान से पढ़ लेना, इसमें से एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को किस स्टेट में या फिर किस कंट्री में किस नाम से जाना जाता है। इस टेबल से आप बिल्कुल ढंग से इसको एक बार याद कर लेना। ओके, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इसको झूमिंग फार्मिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झूमिंग फार्मिंग। झूम झूम की फार्मिंग की जाती है, यानी कि झूमिंग फार्मिंग एक तरह से कहा जाता है। ठीक है, झूमिंग कृषि। मणिपुर में इसे पमलाओ कहा जाता है। ठीक है, बस्तर छत्तीसगढ़ में और अंडमान निकोबार के अंदर इसे दीपा कहा जाता है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट तो पहले झूमिंग, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, बाकी याद तो सब रखने हैं, पर फिर भी बता देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। मेक्सिको सेंट्रल अमेरिका में इसे मिल्पा कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। वेनेजुएला में कोनुको। ब्राज़ील के अंदर से रोका कहा जाता है, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट है। ब्राज़ील में क्या कहा जाता है? रोका। सेंट्रल अफ्रीका में मैसोल। इंडोनेशिया में लेडेंग। वियतनाम में रे। एमपी के अंदर इसको ब्यावर और दहिया बेवार और दहिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेवार और दहिया। आंध्र प्रदेश में इसको पोडू या पेंडा। उड़ीसा के अंदर पामादाबी, कोमान, ब्रिंगा। वेस्टर्न घाट्स में इसको कुमारी के नाम से जाना जाता है। ओके, राजस्थान में इसको क्या कहा जाता है आपका? राजस्थान में से कहा जाता है आपका एक कहते हैं वालर कृषि या फिर वोल्ट्रे। क्या कहा जाता है आपका? वालर या वोल्ट्रे। ओके, और झारखंड में कहा जाता है इसको कुरुवा। झारखंड में क्या कहा जाता है? कुरुवा। वालर, VALRE, वालर या वोल्ट्रे कहा जाता है। कहाँ पे? राजस्थान में। और झारखंड में कहा जाता है आपका क्या? कुरुवा। तो स्क्रीनशॉट ले लेना इनका, ये सब आपको याद कर लें। इंपॉर्टेंट इसमें राजस्थान का हो गया, झारखंड का हो गया, साथ के साथ आपका MP का हो गया, वेस्टर्न घाट्स का हो गया, मेक्सिको, सेंट्रल अमेरिका, ब्राज़ील और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ये तो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन मतलब नॉर्मली देख लेना इसे हल्का सा, क्योंकि MCQ में अगर ये क्वेश्चन MCQ में आएगा और MCQ में आता है तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि इसका आंसर क्या है। ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नाउ डिसएडवांटेज। अब इस फार्मिंग से डिसएडवांटेज क्या होते हैं? ये आपकी जो स्लैश एंड बर्न फार्मिंग है, इससे क्या हमें नुकसान है? तो पहली चीज़ तो देखो आप, डिफॉरेस्टेशन होगा। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? पेड़ काटे जा रहे हैं, तो डिफॉरेस्टेशन इसमें हो रहा है। सेकंड, सोइल आपकी बहुत ज़्यादा लेस फर्टाइल हो जाती है, यानी कि इनफर्टाइल सोइल होने
लग जाती है, सोइल इरोजन होने लग जाएगा। इरोजन कैसे होगा, जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो सोइल इरोजन चालू हो जाएगा। और पॉल्यूशन, बर्न करोगे तो पॉल्यूशन होगा। तो ये सब इसके क्या है, डिसएडवांटेजेस हैं। पूछ सकता है वो डिसएडवांटेजेस बताइए, तो आप ये 3-4 पॉइंट्स उसमें लिख देना। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, ये प्रैक्टिस की जाएगी आपको हाई पॉपुलेशन एरिया पे। वो किया जा रहा था स्मॉल पेचेस लैंड पे, और ये हाई पॉपुलेशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है उन एरियाज़ में की जाती है। इसमें ज़्यादातर लेबर इंटेंसिव होती है, यानी बहुत लेबर का यूज़ किया जाता है क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन एरिया में किया जा रहा है। साथ के साथ केमिकल इनपुट्स का और टेक्नोलॉजी, इरिगेशन, हाई प्रोडक्शन के लिए केमिकल इनपुट्स का इसमें यूज़ किया जाता है, जबकि उसमें आपकी केमिकल इनपुट्स का यूज़ नहीं किया जाता, प्राइमेटिव टूल्स का यूज़ किया जाता था और लेबर का यूज़ किया जाता था। इसके अंदर लेबर ज़्यादा यूज़ की जाती है और केमिकल इनपुट्स का भी यूज़ किया जाता है। साथ के साथ इरिगेशन का यूज़ किया जाता है। वो पूरा तरीके से मानसून पे डिपेंड था, यानी कि बारिश होगी तो ही फसल होगी। इसमें मानसून नहीं हुआ तो भी हम इरिगेशन से उसे कल्टीवेट कर सकते हैं। ओके, तो ये दोनों बेसिक डिफरेंस है जो आपको अगर क्वेश्चन अराइज हो तो टेबल बना के डिफरेंस लिखने, ठीक है, याद रखना टेबल बना के डिफरेंस लिख के आने नॉर्मली, वो ज़्यादा आपके मार्क्स आपको उसमें मिलेंगे। कमर्शियल फार्मिंग, जैसे नाम से पता है कमर्शियल यानी कि बिजनेस के लिए जो फार्मिंग की जा रही है उसे हम क्या कहते हैं, कमर्शियल फार्मिंग। इसमें आप HYV फुल फॉर्म याद रखना। HYV सीड्स क्या होते हैं, हाई यील्डिंग वेराइटीज़, यानी कि जो बहुत ज़्यादा उत्पादन दे, यानी कि सीड्स जो अच्छा उत्पादन दे, अच्छा प्रोडक्शन दे आपको, वो सीड्स हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स कहलाते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपकी केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, इन सब का यूज़ होता है। हायर प्रोडक्शंस के लिए इसको किया जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है ताकि कुछ तो पर्सनल यूज़ हो, बाकी सब किसके लिए किया जाता है, ये बिजनेस के लिए। ठीक है, कमर्शियल और बिजनेस पर्पज़ के लिए किया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हम कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। प्लांटेशन, इसका एग्जाम्पल है एक प्लांटेशन, जैसे कि प्लांटेशन कौन से होते हैं, जैसे आपके सुना होगा आसाम में टी के बागान, ठीक है, कॉफ़ी के बाग, कॉटन के बाग, ये जो बागान होते हैं ना, प्लांटेशंस बड़े लेवल पे एक ही टाइप के, जब हम क्रॉप को बड़े लेवल पे करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, प्लांटेशन। सिंगल क्रॉप्स ग्रो ऑन लार्ज एरिया, उसको हम क्या कहा जाता है, प्लांटेशन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल टी, कॉफ़ी, कॉटन, रबर, शुगर केन, बनाना, ये सब क्या कहलाएंगे, आपके प्लांटेशन कहलाएंगे। ठीक है, इसमें आपके कैपिटल इनपुट्स और माइग्रेंट लेबर्स का यूज़ किया जाता है। और जैसे कि टी कहाँ होती है, आपके आसाम में, कॉफ़ी कर्नाटका के अंदर, तो इस टाइप की फार्मिंग को हम क्या कहेंगे, प्लांटेशन फार्मिंग कहेंगे। और प्लांटेशन फार्मिंग किसका एग्जाम्पल है, कमर्शियल फार्मिंग का एग्जाम्पल है। क्रॉपिंग सीजन्स, अब 3 सीजन होते हैं क्रॉप के, रबी, खरीफ और जायद। रबी क्रॉप्स, इसको सो कब किया जाता है, इन्हें बोया कब जाता है, अक्टूबर दिसंबर के अंदर, याद रखना है। हार्वेस्ट कब किया जाता है, काटा कब जाता है, अप्रैल जून में। ठीक है, रबी को बोया जाता है अक्टूबर दिसंबर में, हार्वेस्ट किया जाता है अप्रैल जून में। ओके, कौन कौन सी जो क्रॉप्स है वो आपके रबी क्रॉप्स में आती है, याद रखना, वीट, बार्ले, पीस, ग्राम और मस्टर्ड, ये सब क्या है, आपकी रबी क्रॉप्स हैं। ठीक है, किस पार्ट में ज़्यादा होती है, आपके नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर आपके ज़्यादा होती हैं रबी क्रॉप्स। नॉर्थ में जैसे आपके जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब आ गया आपके, यूपी, ये सब का है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में आ गया आपके इंडिया के, तो वहाँ पे ये ज़्यादातर होती है। ठीक है, ये 3-4 पॉइंट इसके लिए आपको याद रखने हैं। ओके, पहला पॉइंट क्या था कि कब अक्टूबर दिसंबर में इसको बोया जाता है, और साथ ही काटा कब जाता है इसको, अप्रैल जून में। ठीक है, और वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। खरीफ क्रॉप्स की बात करें तो इसको मानसून के स्टार्टिंग में ही बो दिया जाता है और काटा जाता है सितंबर से अक्टूबर के बीच में। ठीक है, इसको अक्टूबर दिसंबर में बोया जाता था, इसके जस्ट 1 महीने पहले इसको काटा जाता है, किसको, खरीफ को। ओके, तो ऑनसेट ऑफ मानसून यानी मानसून के स्टार्टिंग में, इसमें मंथ याद नहीं रखने आपको क्योंकि मानसून आपको पता है कोई फिक्स मंथ में नहीं आ रहा है अभी, तो ऑनसेट ऑफ मानसून और सितंबर अक्टूबर में इसको हार्वेस्ट किया जाता है। इसकी क्रॉप्स कौन कौन सी आपकी, पेडी हो गया, पेडी आपका चावल ही होता है, मेज़, जवार, बाजरा, पल्सेस, कॉटन, जूट, ग्राउंड नट और सोयाबीन, यानी कि एक टाइप से वो चीज़ें जो हम सर्दियों में ज़्यादा खाते हैं ना, वो सब खरीफ में आ जाएंगे आपके। ठीक है ना, जैसे मूंगफलियाँ हम सर्दियों में खाते हैं, सोयाबीन, कॉटन, जूट, पल्सेस, बाजरा, जवार मोस्टली। ठीक है, तो मोस्टली वो सब क्या है, आपकी खरीफ क्रॉप से कहाँ पे होती हैं, वो आपके नॉर्थ वेस्ट में हो रही थी, ये थोड़ा साउथ में आ जाओ आप तो साउथ में हो जाएगी, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरला, यहाँ पे आपकी खरीफ क्रॉप्स होती हैं। इन असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा 3 तरह की पेडी क्रॉप्स होती हैं। ठीक है, असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के अंदर 3 तरह की चावल की फसल होती है, जिसका नाम है ओस, अमन और बोरो। क्या क्या नाम है, ओस, अमन और बोरो। ओके, ये स्मॉल पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं ताकि क्वेश्चन कहीं से भी बने आपका क्लियर हो जाए। अब हम थर्ड सीजन, जैद सीजन, ये रबी और खरीफ के बीच का सीजन होता है जो कि समर मंथ में आता है। ठीक है, बहुत छोटा सीजन होता है। ओके, इसके अंदर हम वाटरमेलन, तरबूज, खरबूजे, ककड़ियाँ, ककम्बर, वेजिटेबल्स, फ्रूट, फोडर क्रॉप्स, फोडर यानी क्या होता है, चारे वाली, जिससे चारा बनता है ना क्रॉप से, वो क्रॉप्स इसमें उगाई जाती है। ठीक है, तो जैद सीजन आपको समझ में आ गया होगा, आई होप।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। ओके, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है, 10 मिनट्स का वीडियो रखेंगे। हाँ, इस चैप्टर के मेरे ख्याल से लगभग 4 पार्ट बनेंगे, क्योंकि चैप्टर थोड़ा लेंथी है और हमें डिस्कस बहुत सारे पॉइंट्स इसमें करने हैं। सॉरी 4 पार्ट्स तो इसके होंगे ही होंगे। ओके, सो इनको रिवाइज़ करते रहना, ठीक है। प्रीवियस वीडियोस के नोट्स को रिवाइज़ कर लेना एक बार, ताकि एग्ज़ाम से पहले उसे मतलब 4 से 5 हाँ 5 टाइम्स तो आपको रिवाइज़ कर लेना है। ओके, सो थैंक यू क्लास फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। बाय बाय।